प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परा निस्पंदन। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, फिल्टर करना। अल्ट्रा यानी बहुत ही बारीकी से फिल्टर करना। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मेरा टॉपिक जो है वास्तव में आज मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया का पहला चरण है, उसी के बारे में मेरा आज का टॉपिक है। थोड़ा सा उसके पहले मेरे को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि मैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाऊंगा। और यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण में बेसिकली कौन कौन से चरण होते हैं, वो ऐसा इसलिए ताकि आपको आगामी वीडियो में यह स्पष्ट समझ में आ जाए कि पहला चरण जो मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ उसको मूत्र निर्माण में एग्जाम में भी आपको डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर संक्षिप्त में बताना है। यदि प्रश्न आता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बताओ, तब ही इस स्तर पर विस्तृत रूप में आपको समझाया जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अपन। देखिए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के चरण। मूत्र निर्माण कहाँ होता है, ये सभी पहले हम वीडियो में देख चुके हैं। किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया द्वारा नेफ्रॉन द्वारा रक्त में से अशुद्धियों, यूरिया और अपशिष्ट पदार्थ, इन सब को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण प्रक्रिया में होती है। अब बात आती है मूत्र में जो अशुद्धियां हैं रक्त से छानी या निकाली कैसे जाती है। तो सबसे पहला चरण तो छलनी की तरह छानना, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे पहला बिंदु जो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वह यही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन की संरचना हमने पहले की वीडियो में बता चुके हैं। ये आगे की जो है ग्लोमेरुलस है, मेल पीजियन काय का। इसके अंदर रक्त वाहिनियों का रक्त आता है, ग्लोमेरुलस जो केशिकाओं का जाल है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। अब जब फिल्ट्रेशन होता है तो हमारे शरीर की ये जो बायोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन है वह ऐसी नहीं है कि एग्जैक्टली अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थों को ही बाहर निकाले, इसके साथ काम की चीजें भी निकलती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो काम की हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, और जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां या अपशिष्ट है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है, वह बहुत ज्यादा काम के पदार्थों के साथ में इस ल्यूमेन में, इसकी गुहा में आते हैं। तो काम की चीजों को वापस शरीर से वेस्ट थोड़ी होने दिया जाएगा, उन चीजों को वापस अवशोषित होगा करना होगा। और यह अवशोषण दूसरे चरण में होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, नलिकीय पुनरावशोषण। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के साथ जो काम की चीजें निकल जाती हैं उनको पुनः अवशोषित करना, ये है इसका दूसरा चरण। और तीसरा चरण है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन सब प्रक्रिया के बावजूद भी रक्त में कुछ अशुद्धियां फिर भी रह जाती है, या कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जिनको ग्लोमेरुलस के द्वारा निकालना संभव नहीं है, विशेषकर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स। तो उनको सक्रिय श्रवण की विधि द्वारा बाद में नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के अंदर निकाला जाता है। ये तो हो गए मूत्र निर्माण के चरण संक्षिप्त में। अब बात आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो आज का मुख्य टॉपिक है। वह कैसे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्पंदन, यानी बहुत ही बारीकी से छानना। किसको छानना? हमारे रक्त को। कहाँ छानना है? नेफ्रॉन के अंदर। इस प्रक्रिया में छलनी का काम कौन करता है? तो आगे के टॉपिक्स में मैं बताऊंगा। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल पीजियन बॉडी के अंदर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और छलनी का काम मैंने यहाँ पे बता दिया है, फिल्ट्रेशन बैरियर के रूप में एक मेम्ब्रेन जो त्रिस्तरीय होती है वह काम करेगी। फिर उसके बाद में इस टॉपिक में मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसके बाद में हाइड्रोडायनेमिक्सिटी ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन की जो हाइड्रोडायनेमिक्स है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले संक्षिप्त में
पहले की वीडियो मैंने मेलपीजियन बॉडी की संरचना को अच्छी तरह से बता दिया था, बट फिर भी इस टॉपिक में मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा। ध्यान दें, ये मेलपीजियन बॉडी है। मेलपीजियन बॉडी दोहरी आवरण की होती है। इसमें बाहरी आवरण तो आप देख सकते हैं कि एक शल की उपकला का होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का, परंतु भीतरी जो आवरण है यहाँ पे एक गोल गोल कोशिका जो दिख रही है, वास्तव में गोल गोल नहीं है। भीतरी आवरण जो है विशिष्ट प्रकार की पोडोसाइट का बना होता है। यहाँ पे ये पोडोसाइट दिखाई हुई है, ये इसके डायमेंशंस है। जो फूड प्रोसेस है, पाद प्रवर्ध है, और इन पाद प्रवर्ध से और भी आगे बहुत सारे छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं। इनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेज है। एक तरह से ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाने में योगदान देते हैं। और दूसरी तरफ ये रक्तवाहिनी है, आर्टेरियल, जो अंदर इस ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के जो सेंट्रल कैविटी है, भीतरी जो पोडोसाइट के बीच में, वहां पर जाल बनाती है, जिसके चारों तरफ बोमेन कैप्सूल की जो अंदर जो कैपिलरीज है, कोशिकाएं हैं, उनके चारों ओर पाद कोशिकाएं आंतरिक आवरण के रूप में इसके चारों ओर लिपटी रहती हैं। और एक और बात, इस पाद कोशिका और रक्त कोशिका की एंडोथीलियल के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और परत है, जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो पोडोसाइट और एंडोथीलियल के बीच में होती है। ये तीनों परतें, यानी यहाँ का जो पोर्शन है, यह फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। इसको हम डिटेल से देखेंगे। अभी तक हमने मेलपीजियन बॉडी के साथ साथ संक्षिप्त में देखा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 परतों की बनी होती है, एंडोथीलियल लेयर, और दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी है पोडोसाइट। पोडोसाइट के बारे में बता दिया। उसके लिए मैं बताता हूं। देखिए, एंडोथीलियल कोशिकाएं जो होती है, यहाँ आपस में एक दूसरे से काफी दूर दूर होती है। मैं इस डायग्राम को इस तरह से भी बता सकता हूं। ये भीतर एंडोथीलियल कोशिकाओं का आवरण है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि एंडोथीलियल स्पेस जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए ये प्रभावी नहीं है बैरियर। यानी यहाँ से प्रोटीन वगैरह काफी आराम से निकल सकते साइड से। दूसरी ओर पोडोसाइट के बीच में तुलनात्मक तुलनात्मक किससे, एंडोथीलियल रक्त कोशिकाओं की जो दीवार है, उसकी कोशिकाओं के बीच अवकाश है। तुलनात्मक तो कम अवकाश है, पर फिर भी ये ज्यादा अवकाश है, तो ये भी एक प्रभावी अवरोध नहीं है। परंतु ये जो यहाँ पर ब्लू कलर की दिख रही है पट्टी, जो त्रिस्तरीय है, लेमिना रेरा इंटरना, लेमिना डेंसा, लेमिना रेरा एक्सटर्ना, ये 1 2 3 यहाँ पे डायग्राम में स्पष्ट है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन एक मुख्य फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम करती है, और इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के सल्फेट आयन होते हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण ये एनायनिक प्रोटीन, आयनिक प्रोटीन जो होते हैं, एनायनिक प्रोटीन जो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके लिए अवरोध का काम करता है। क्योंकि जैसे यहाँ से एंडोथीलियल कोशिकाओं से जो प्रोटीन इससे टकराएंगे, तो इसके अंदर जो माइनस चार्ज है वह इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए एनायनिक प्रोटीन इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो साइज है बहुत सूक्ष्म होती है, तो फिजिकल बैरियर के तौर पर भी बड़े अणुओं को यह इसके क्रॉस में जाने से रोकती है। बस यही अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मेन रोल प्ले करती है। हालांकि एंडोथीलियल मेम्ब्रेन और ये भी एक तरह से नेटवर्क में सपोर्ट तो देती है ही है, भले ही छेद बड़े, परंतु सीधे तौर पे रक्त कोशिकाओं को इनको तो बाहर जाने से रोकती है। तो ये भी एक बैरियर के रूप में, फिजिकल बैरियर के रूप में तो है, परंतु प्रभावी नहीं है। जो हमारा उद्देश्य है मूत्र निर्माण में प्रोटीन वगैरह काम के पदार्थों को रोकना, उस हिसाब से एंडोथीलियल मेम्ब्रेन और पोडोसाइट प्रभावी नहीं है। वहां पर
उत्सर्जन की दृष्टि से बेसमेंट मेम्ब्रेन ही प्रभावी है। वह न केवल भौतिक अवरोध बल्कि मैंने आपको बताया आयंस की प्रेजेंस, सल्फेट आयन की प्रेजेंस के कारण विद्युत अवरोध भी प्रस्तुत करती है। तो मैंने अभी तक मेलपीजियन बॉडी और सीधे शब्दों के छलनी जैसे अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन यानी परानिस्पंदक झिल्ली उसके बारे में आपको बताया है। और इस झिल्ली से ही मूत्र निर्माण का प्रथम चरण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संभव हो पाता है। यदि इस झिल्ली में विशेषकर बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत आती है या ये कह दे कि ये जो सल्फेट आयन है किसी कारण से इसमें से निकल जाए या डिसिपेट हो जाए, बह जाए, तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं नेफ्राइटिस, आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। और वह बीमारी के कारण प्रोटीन जो है इससे आसानी से छन छन के यहाँ क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, बोमेन संपुट की जो भीतर जो गुहा है उसमें चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये स्लाइड का मैटर पूरा हुआ। फोटोसाइट में समझा चुका हूँ, पूर्व की वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बता दी है, आप देखना। नाउ सीधा टॉपिक में लेता हूँ, हाइड्रोडायनेमिसिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, स्ट्रक्चर बता दी, ये भी बता दिया कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यानी छलनी जो रक्त को छान कर अल्ट्रा फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है वह कैसी है। परंतु बात यह आती है कि जैसे हम चाय छानते हैं तो चाय के जो बिना छनी हुई के ऊपर रखते हैं तब जाके ग्रेविटी के कारण चाय कहाँ जाती है, बर्तन की ओर छनकर। तो यहाँ ग्रेविटी एज अ प्रेशर काम करती है। तो यहाँ ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके कारण से छलनी से रक्त छनता है और रक्त की शुद्धियां कुछ काम के पदार्थों के साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में छन जाती हैं। वो प्रेशर कहाँ से आया, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है उसके बारे में हम बात करें। Principle of fluid dynamics responsible for ultrafiltration across other capillaries applies to glomerular as well as except that। मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स जो है वह सभी कैपिलरीज की तरह अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी उस पर भी अप्लाई करती है, परंतु कुछ खास बातें हैं। एक्सेप्ट दैट, क्या एक्सेप्ट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है जो बोमेन संपुट के अंदर होती है वह अधिक पारगमी होती है। अधिक पारगमी यानी उनके बीच में स्पेस जो होता है कोशिकाओं के बीच में ज्यादा होता है, इसलिए वह अधिक परमिएबल है। तो अधिक परमिएबल है तो वो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा करेगी। उनमें से पदार्थ के निकलने की दर यानी रक्त में से पदार्थ, रक्त केशिकाओं में से पदार्थ का विस्तृत होकर बाहर निकलने की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। दूसरा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। ये आगे की स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं। एफरेंट जो धमनी होती है जो नेफ्रॉन को रक्त आपूर्ति करती है वह इफरेंट की तुलना में काफी मोटी होती है। ये ठीक वैसे ही है कि आप अपने घर में पानी की मोटर जो लगाते हैं उसके एक तरफ पैर रख दे और मोटर को तेजी से चलाए तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा, बीच में से पाइप पंक्चर हो जाता है। परंतु यहाँ पर तो परमानेंटली एफरेंट जो है मोटी होती हैं, इफरेंट यानी अपवाही रक्त केशिका जो है पतली होती है। तो इनकी मोटे और पतले होने के कारण रक्त प्रेशर पड़ता है कहाँ पर, ग्लोमेरुलर केशिकाओं के जाल पर। आप समझ गए, एक तरफ मोटा है दूसरी तरफ पतला है, यहाँ रक्त का जो प्रेशर आएगा वो आगे पतला होने के कारण सारा प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में बहुत ज्यादा होता है तुलनात्मक किसके, शरीर में अन्य स्तर पर पाई जाने वाली रक्त केशिकाओं से। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन जो है छानने की प्रक्रिया। बोमेन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस की प्रत्येक कैपिलरी की पूरी सतह पर होती है, जबकि यानी एंटायर सरफेस जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के जो गुच्छा होता है बोमेन संपुट में, यहाँ पर मैंने संकेत रूप में एक ही बनाया, जबकि यहाँ पर गुच्छा होता है वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा जाल होता है अंदर में रक्त केशिका, वह पूरा का पूरा गुच्छा जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
यही कारण है कि फिल्ट्रेशन होता है। अब बात आती है प्रेशर क्यों था, ये भी बात होगी ये प्रेशर इनकी खासियत क्या है, परंतु फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ ये है बाकी कि इन सब प्रेशर का कारण जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेट यानी जो रक्त से पदार्थ छन करके बोमेन संपुट की इस गुहा में पहुंचते हैं उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और वह किस रफ्तार से यहाँ से निकलकर, कहाँ से निकलकर, यहाँ से निकलकर अंदर आता है और इसकी लूमेन में जाते हैं। तो इस कैविटी के अंदर पहुंचना क्या पहुंचता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और किस दर से पहुंचता है, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में क्या है परिभाषा, रेट एट विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर मिनट, प्रति मिनट बोमेन संपुट की गुहा में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बनने की दर, प्रति मिनट वो कितना बनता है, यही कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी है क्या दर, प्रति मिनट 125 ml किडनी के अंदर, दोनों किडनी में 125 ml, कितना 125 ml प्रति मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ये तो प्रति मिनट की है, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इन सबको गुणा करें तो आपको पता लगेगा कि हमारे शरीर में किडनी द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है, 180 180 लीटर। भाई साहब हमारे शरीर का इतना वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो फिर इतना सारा वेस्टेज अगर निकल जाए तो शरीर बचेगा कहाँ से फिर। यही कारण है मूत्र निर्माण में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद में 99% भाग पुनः अवशोषित हो जाता है। यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वैसे देखा जाए तो बहुत महंगी है। 180 लीटर एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है, उसमें से करीबन 179 या 178.5 लीटर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तब जाके 1.5 लीटर तक यूरिन बनती है। वेरी कॉस्टली बट स्टिल वेरी मस्ट फॉर अवर हेल्थ, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है किसके द्वारा निर्धारित होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी और लुमेन जो बोमेन कैप्सूल उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उनके कारण होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस प्रकार से निर्धारित हुई है, कौन कौन से प्रेशर इसमें भाग लेते हैं, या ये कहें कि एक्चुअल हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, क्यों ये कहें कि इसकी जो पारगम्यता ज्यादा है, उस प्रेशर का कारण क्या है, ये देखते हैं। पहला है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई, और यही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है बोमेन कैप्सूल में है। देखिए मैं इस डायग्राम से ही बताता हूं आपको। ये सांकेतिक डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है, और ये जो वाई आकार का है वास्तव में यह नेफ्रॉन की बोमेन कैप्सूल है, इसकी डबल वॉल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भीतर की जो लेयर है वह वास्तव में पोडोसाइट की लेयर है, और इसके बीच में जो डैश डैश करके लाइन बनाई है वह वास्तव में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसके ऊपर जो डॉट डॉट लाइन रक्त केशिका के साथ बनाई है वह वास्तव में एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है, जो रक्त केशिका की दीवार बनाती है, एकल कोशिकाओं की दीवार, जो बहुत ही छितरी हुई एकल कोशिका है। तो इन तीनों लेयर से ही जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी है, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन रक्त और इस नेफ्रॉन की गुहा के बीच में एक बैरियर यानी एक छलनी का कार्य करती है, और रक्त यहाँ से छनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था। बट बात आती है ये छना क्यों, उसके लिए कौन से प्रेशर जिम्मेदार है। पहला प्रेशर, चूंकि एफरेंट मोटी है, इफरेंट रक्त केशिका पतली है,
तो इन मोटे और पतले आकार के कारण जो रक्त उच्च दाब के साथ आ रहा है उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफरेंट क्या है, पतली है और प्रॉपर रास्ता नहीं मिलने के कारण इस कैपिलरी जो सेंटर में जो है वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुली, रक्त केशिकाओं के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये किस लिए है? ये प्रेशर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कौन सा? रक्त के प्रवाह और उसमें आने वाली बाधा के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है। एफरेंट और इफरेंट की साइज में अंतर, रक्त दाब के कारण और एफरेंट इफरेंट की साइज के अंतर के कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। और इसकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर लिखी है 70 है। कितने मिलीमीटर? पारे का स्तंभ के 70 मिलीमीटर। और ये जो मेम्ब्रेन है तीनों, ये बेसमेंट, ये पोडोसाइट और ये भीतर की रक्त केशिका, ये तीनों की तीनों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुली बहुत सबसे ज्यादा मेन रीजन है फिल्ट्रेशन का। दूसरा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट के अंदर प्रेशर। अब देखिए ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आएगा किसमें? इसकी गुहा में। तो गुहा में जब आएगा तो उसके अंदर भी तो उसके कारण इसकी दीवार पे भी तो दाब बढ़ेगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो इसकी दीवारों पे भी दाब लगेगा। और यह दाब कितना होता है? यहाँ पे बताया बाउमेंट कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है 20 मिलीमीटर ऑफ एजी। और यह प्रेशर डेफिनेटली यहाँ से जो नीचे आ रहा है ग्लोमेरुली के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो है विपरीत दिशा में होगा। तो ये इसके प्रभाव को कम करता है परंतु पूरी तरह से नलीफाई नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी वैल्यू केवल 20 है, इसकी वैल्यू 70 है। एक और प्रेशर है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप जानते हैं रक्त में बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और भी बहुत सारे मिसेलिनियस प्रोटीन होती हैं जो रक्त के थक्के और इस तरह की क्रियाओं में निर्माण में भाग लेती हैं। उन सब प्रोटीन के कारण और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण उनके जो परासरणीय दाब है उसके कारण एक दाब बनता है जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। रक्त की जो कोलोइडल नेचर है उसके कारण जो परासरण दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह जो आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ आकर्षित करती है पानी को अंदर की तरफ। इस परासरण दाब का जो दिशा है वास्तव में इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुली की विपरीत होती है। यही कारण है कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसमें 1 -2 -3 होता है, यानी दो जो प्रेशर है बाद वाले 1, 2 और 3 ये एक के विपरीत होते हैं। और इन तरह से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में 1 -2 -3 यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुली माइनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमेन कैप्सूल माइनस कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को माइनस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली कितना निकला, 20 mm ऑफ एच नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यहाँ पे एक और आप बात कह सकते हैं, जिस तरह से कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लोमेरुली के अंदर है, क्वेश्चन है ये, तो क्या बोमेन कैप्सूल में, बोमेन संपुट के अंदर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं मैंने पहले ही बताया है ये जो प्रेशर है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ऑस्मोलैरिटी के कारण होता है। प्रोटीन जो रक्त में होते हैं उनके परासरणीय प्रभाव के कारण होता है। अब यहाँ से मैंने पहले बता दिया कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऐसी होती है, एनायनिक संरचना होती है जिसमें से प्रोटीन अंदर नहीं आ पाते, यानी अल्ट्राफिल्ट्रेट में टोटली प्रोटीन का अभाव है। अल्ट्राफिल्ट्रेट प्लाज्मा की तरह ही होता है परंतु सिर्फ उसमें प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं होते। तो प्रोटीन नहीं है तो फिर किसी भी तरह से उसके अंदर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह भी नहीं होगा। इसलिए कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बाउमेन कैप्सूल की वैल्यू कितनी होती है? 0। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 70 -20 -30 इज इक्वल्स टू
20 mm ऑफ Hg होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट यानी परिणामी, फिल्ट्रेशन यानी छन्ने का परानिस्पंदन का दाब, अंतिम परानिस्पंदन दाब। अब बात आती है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्षमता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्षमता है, उसकी जो दर है उसको प्रभावित कौन कौन से करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो सीधी सी बात है, ये होता किस कारण से, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण। यानी वो सारे कारक जो प्रभावी दाब को प्रभावित करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को प्रभावित करते हैं, वह निश्चित तौर पे जीएफआर को भी प्रभावित करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेट के बनने की दर को भी प्रभावित करेंगे। कौन कौन से कारक, किसी भी प्रकार का यूरेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी प्रकार के अवरोध, यूरेटिक यानी किडनीज के अंदर, ब्लड प्रेशर चेंज होना, ये भी निश्चित तौर पे ब्लड प्रेशर ही चेंज हो गया, बीपी कम हो गई तो यूरिन जो क्या कहते हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टरी है ग्लोमेरुलस के अंदर, उनके अंदर प्रेशर कम होगा तो छन्ने की प्रक्रिया नेचुरल है, कम होगी। इसी प्रकार से यदि यूरेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कोई स्टोन फॉर्मेशन आदि हो गया, इनके कारण भी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर चेंज होगा, और जब फिल्ट्रेशन प्रेशर चेंज होगा तो निश्चित तौर पे जीएफआर भी कम होगा, चेंज होगा। परमिएबिलिटी, पारगम्यता, पारगम्यता किसकी, मैंने बता दिया था, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो 3 लेयर थी, एंडोथेलियल लेयर, आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट कोशिका, उन तीनों की लेयर जो होती है सामूहिक, उसकी परमेबिलिटी, एक बीमारी का नाम मैंने यहाँ पे बताया है, बता तो दिया, उसके कारण परमेबिलिटी डिसाइड होती है। उसके अंदर नेफ्राइटिस, इसके अंदर क्या होता है कि जो आधार कला मैंने बताई थी उसमें से नेगेटिव चार्ज है सल्फेट आयन, वह किसी कारण से डिसिपेट हो जाता है, गायब हो जाता है, या ये कहते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उसमें से सल्फेट आयन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह रक्त के एनायनिक प्रोटीन को रोकने में पूरी तरह से समर्थ नहीं होती है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति प्रकट होती है, जिसे कहते हैं एल्बुमिन यूरिया। इफेक्टिव सरफेस एरिया, ग्लोमेरुलस का प्रभावी जो क्षेत्र है, प्रभावी क्षेत्र यानी ग्लोमेरुलस का वह भाग जिसमें से रक्त धारा प्रवाह बहती रहे, साथ ही साथ वह खुले हो, आपस में आप टच नहीं हो, यानी जो प्रभावी सरफेस सतह है, वह सरफेस एरिया, वह भी चेंज होती है, तो निश्चित तौर पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर चेंज होता है। ऐसा एंजियोटेंसिन सेकंड के कारण होता है, जो ग्लोमेरुली की सरफेस एरिया को कम कर देते हैं, जिससे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाता है। ये लास्ट के बिंदु जो मैंने 3 बताया, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, परंतु आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और कोई तकलीफ आए, बहुत सारे बिंदु होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर के, परंतु ये कॉमन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मुझे लगा समझाना चाहिए। तो आप वीडियो को देखें, समझें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।